बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, हेलो, दिस इज मी हाफिज ज़फ़र अवान। आज बेटा हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्योंकि रेशियो एनालिसिस का टॉपिक जो है वो मैंने आज सेलेक्ट किया है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है बच्चों, जितना हो सकता है। टॉपिक नेम है हमारे पास रेशियो एनालिसिस का। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर कोड जो है वो आपका 7707 है या 0452। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो बेटा, हम लोग जो है वो इस प्ले लिस्ट के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें कवर करेंगे। ठीक है, ये जो प्ले लिस्ट में स्टार्ट करूंगा रेशियो एनालिसिस की, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करनी है, ताकि आप लोगों को पहले से ही बताओ कि हम लोग क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पहला लेक्चर होगा, पहला एक लेक्चर या पहले दो लेक्चर जो होंगे वो टॉपिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होंगे। मतलब कि जो भी हम टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये रेशियो एनालिसिस का हमने टॉपिक स्टार्ट किया, इसके अंदर जो टॉपिक अंडरस्टैंडिंग मीन्स के जितने भी रेशियोज हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, उनको हम क्लियर करेंगे, और उन रेशियोज को क्लियर करने के बाद हम उनकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, ताकि हम प्रिपेयर हो जाएं पास पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले दो लेक्चर्स प्रोबेबली, फर्स्ट टू लेक्चर्स जो हैं वो इस पर आएंगे। फर्स्ट टू लेक्चर्स, अच्छा क्यों फर्स्ट टू लेक्चर्स हैं? क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर जो है वो जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उनको डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो जो है उसको डिस्कस करूंगा। इन दोनों रेशियोज को जो है वो मैंने डिस्कस करना है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये दोनों है। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगी तो ऑब्वियस सी बात है, लेक्चर वन जो होगा वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे होगा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर वन होगा जो आप लोग अभी देख रहे हो। तो उसके बाद जो लेक्चर टू होगा वो लिक्विडिटी रेशियो पे होगा। तो इसके बाद वाला लेक्चर आप लोग देखो, लेक्चर नंबर टू। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जब ये दोनों लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम पास पेपर्स की तरफ जाएंगे, कि हम लोगों ने पास पेपर्स में पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर टू में जो आपके पास पेपर्स हैं एटलीस्ट 5 इयर्स जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले 5 साल जो है वो हम लोग देखेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि पेपर्स बेटा आप लोगों का सिलेबस चेंज होता रहता है, आप सब बच्चों को पता है। वैसे तो मैं भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, पास पेपर्स 10 इयर्स जो है वो एटलीस्ट आप लोग सॉल्व करो। 10 इयर्स सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि बेटा सॉल्व करते वक्त ना एटलीस्ट अपना सिलेबस सामने रखा करो, कि वो चीज़ें जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है उनको आप जो है वो पढ़कर अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, फिर जो ये होगा समझ लो कि हमारा लेक्चर नंबर थ्री। लेक्चर नंबर थ्री, अच्छा लेक्चर नंबर थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंट पास पेपर्स जो है वो सॉल्व करेंगे इसमें। फोर, फाइव एंड सिक्स, ये तीन चार लेक्चर्स होंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे जिसमें हम पास पेपर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर पास पेपर्स डिस्कस करने के बाद हम इनके जो एमसीक्यूज होते हैं, पेपर वन में जो आपके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, उन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को पास पेपर से देखते हुए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट लेक्चर जो है वो उसमें थ्योरी रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, इसमें से जो थ्योरी आ रही होती है हम उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी लेक्चर्स हैं इनका पीडीएफ लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप लोग जो है वो उसको ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप लोगों के नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो बेटा रेशियोज हैं, बेसिकली रेशियोज क्या काम कर रहे होते हैं? किसी भी कंपनी की अगर आपको परफॉर्मेंस को चेक करना हो, किसी भी कंपनी की अगर आपकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करना हो, तो आप इन रेशियोज से उनकी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, अब हमारे पास ये बेसिकली परफॉर्मेंस टूल्स हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स हैं, जिनसे हम कंपनी की परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। कंपनी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, ठीक है, आया कि हमें कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये रेशियोज, और इसके अलावा आगे भी रेशियोज है, जैसे आप लोग ए लेवल्स में और रेशियोज आएंगे उनको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे ए लेवल्स में इंशाल्लाह ताला। तो जो सारे के सारे रेशियोज बेसिकली जो होते हैं,
वो आप कंपनी की परफॉर्मेंस को, अपनी कंपनी की खुद की परफॉर्मेंस को खुद भी टेस्ट कर रहे होते हो, और जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं इन टूल्स की हेल्प से। ठीक है, आप अपने कंपटीटर के साथ अपने आप को कैलकुलेट कर रहे होते हो और टेस्ट कर रहे होते हो, या फिर आप अपने प्रीवियस जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं और आपकी जो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको टेस्ट कर रहे होते हो कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरह से है, कि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, या हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इन रेशियोज की हेल्प से जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर पाते हो। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले जो बेटा आपके सिलेबस में इन्होंने आप लोगों को जो डिफाइन किया है कि आपके पास दो तरह के रेशियोज जो है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। एक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक है लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इन रेशियोज को बच्चों आप लोगों ने पढ़ना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। ये रेशियोज है, अब प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कुछ रेशियोज आएंगे और लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कुछ रेशियोज आएंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर जो आपके सिलेबस में डिफाइन है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, और प्रॉफिट मार्जिन। ये बेटा आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। और फिर उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो के अंदर करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, मतलब दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज का नाम है। कभी एग्जामिनर करंट रेशियो से पूछ लेता है, कभी एग्जामिनर नेम चेंज करके वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से पूछ लेता है। इसके अलावा लिक्विड रेशियो है जिसको हम एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और क्विक रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और ट्रेड पेएबल टर्नओवर। ये कुछ रेशियोज है जो हम लोग इस पूरी प्लेलिस्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग ये प्लेलिस्ट देख लेते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को और ज्यादा कहीं से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इन्हीं चीजों को आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर यू। आप दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी फिर फोकस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर बेटा आपके पास जो है वो मैयर द अब हम बात करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है क्या। बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा पहला टारगेट ये है कि हमने डिस्कस करना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में बेटा हमेशा याद करिएगा कंपैरिजन हो रहा होता है प्रॉफिट के साथ। जो भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो आप उसका डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसको आप कहते हो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यानी कि ये जो लाइन मैंने ली है ये आप लोगों की बुक से ली है, मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस बाय कंपेयरिंग द प्रॉफिट टू अदर फिगर्स इन द सेम सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ पर जो हम फोकस करेंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को फोकस करेंगे। तो जो आपका प्रॉफिट होता है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है, और इसी प्रॉफिट को डिफरेंट कोई सेट होगा, डिफरेंट कोई फिगर होगी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होगी, उसके साथ हम कंपेयर करते हुए एक रिजल्ट जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर बेटा आपके पास जो है, अच्छा अभी मैं लिक्विडिटी रेशियो को डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना है। अच्छा बच्चों, अब आ जाओ आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर जो हमारे पास पहले दो रेशियोज आ रहे हैं, एक है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और एक है ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। पहले तो आप ये समझ लो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कभी एग्जामिनर जो है वो आप अगर पास पेपर ओपन करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से कर रहा होगा, कभी एग्जामिनर ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप से कर रहा होगा। ये दोनों फार्मूलाज जो है वो यूज होते हैं, और फार्मूलाज आप लोगों ने यही रखने हैं जो आप लोगों को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में यही डिफाइन है। आप अपनी तरफ से कोई भी फार्मूला नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है कि आप न्यूमिनेटर में ग्रॉस प्रॉफिट रखते हैं और उसको डिवाइड करवा देते हैं सेल्स। सेल्स बेसिकली आपका रेवेन्यू है। ठीक है, अब अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे ना तो उसमें रेवेन्यू लिखा हुआ होगा। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे सेल्स क्यों लिखा है, क्योंकि मोस्टली हम जो काम कर रहे होते हैं वो सेल्स पे कर रहे होते हैं। हमारा जो मेन रेवेन्यू होता है या मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, सेल्स होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने न्यूमरेटर पे क्या लिखा है, सेल्स लिखा है। रेवेन्यू बेसिकली यहाँ पर लिखना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स और रेवेन्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप में क्या होता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप में ये होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट उसको आप डिवाइड करते हो कॉस्ट ऑफ सेल से एंड मल्टीप्लाई कर देते हो आप किससे, 100 से। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, हम उसमें न्यूमिनेटर में जो हमारा न्यूमिनेटर बनता है वो क्या बनता है, सेल्स बनता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो हम बेटा कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम कंपैरिजन अपनी सेल्स के साथ कर रहे होते हैं। मतलब कि जो भी चीज अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो उस सेल में मेरा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेस जो बनाया है वो किसको बनाया है, सेल्स को बनाया है। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप में क्या होता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट में मेन डिफरेंस क्या है कि भाई आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप अपनी बेस बना रहे होते हो। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में आप जो कंपैरिजन करते हो ग्रॉस प्रॉफिट का वो सेल्स के साथ करते हो। ठीक है, अपने रेवेन्यू के साथ करते हो। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप में जो आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन करते हो वो आप लोग अपनी कॉस्ट ऑफ सेल के साथ करते हो। ठीक है, सेल्स के साथ नहीं करते हो, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ करते हो। यानी कि एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, बेसिकली हमारा एक एक्सपेंस है, जो चीज मैं सेल कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट क्या है, उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। तो अच्छा, ये दोनों चीजें बेटा आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पर्टेन कर रही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल भी आप लोगों ने वहां पे फाइंड आउट करना सीखा होगा। अगर नहीं सीखा होगा तो उसकी भी प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। या आप लोग हमारी लाइव क्लासेस भी, जो हमारा क्रैश बैच चल रहा है, आप उसको भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैं नंबर जो है वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस के साथ जो है वो हम लोग पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसमें जो न्यूमिनेटर होता है वो क्या होता है, सेल्स होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल के अंदर लेट सपोज जो है वो हमारे पास जो सेल्स है वो 1 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20,000 है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करना है, मींस जीपी मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करना है। अब मैं हर जगह जीपी लिखूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखूंगा। अच्छा, जीपी मार्जिन का फॉर्मूला जैसे अभी अभी हमने देखा कि जीपी मार्जिन का जो बेटा फॉर्मूला होता है, जो मैंने आप लोगों को लिखवाया कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू, न्यूमरेटर पे आप क्या लिखते हो बेटा, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो, मीन्स ये 20,000, और डिवाइड करते हो और किससे, सेल्स के साथ, और उसको देन मल्टीप्लाई कर देते हो आप किसके साथ, 100 के साथ। तो ये आई थिंक आपके पास जो है वो आ जाएगा 20%। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बच्चों आपने जो न्यूमिनेटर को या बेस किसको बनाया है, सेल्स को बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप बात करते हो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप की, ठीक है, अब सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप की, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप में देखो कॉस्ट ऑफ सेल आपको दी जा रही है 80,000। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल लेट सपोज आपको नहीं दी जाती, तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल किस तरह से कैलकुलेट होती है। आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखते हो, आगे चल के मैं वो भी बता दूंगा, लिख दूंगा पैटर्न। ओपनिंग लिखते हो, उसमें आप नेट परचेजेस को ऐड करते हो और एंडिंग को लेस करते हो, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आ जाता है। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है 20,000। अब आपको जो है वो जीपी मार्कअप जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जीपी मार्कअप जो है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, जो मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया है, कि आप क्या करते हैं, जीपी मार्कअप इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा। ठीक है, उसको डिवाइड करवा दोगे आप किससे, उसको आप डिवाइड करवाओगे कॉस्ट ऑफ सेल से। पहले सेल से डिवाइड हो रहा था, मार्जिन में आपकी न्यूमिनेटर पे क्या आती है, मार्जिन में आपकी न्यूमिनेटर पे आती है सेल्स, और मार्कअप में आपके पास न्यूमिनेटर में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल।
ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल है और वहां पे क्या है, सेल है न्यूमरेटर पे, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे किसके साथ, 100 के साथ। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 25%। ठीक है, तो मेन डिफरेंस दोबारा से बार बार बताऊंगा, बेस क्या है हमारे पास, मार्जिन में बेस क्या है, सेल है, और मार्कअप में हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल है। जैसे लेट्स एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3। आपको सेल्स बताई जा रही है 1 लाख, ठीक है। अब आपको मार्जिन दे रहे हैं कितना है, 20% है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब आपको मार्जिन दे दिया है कि कितना परसेंट है, फाइंड आउट आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है कि हमने ऊपर देखा है कि हमने सेल्स को मार्जिन के अंदर क्या बनाया है, बेस बनाया है। जब बेस हमने सेल को बनाया है तो जो हमारी परसेंटेज होगी वो उसी बेस के अंदर होगी। ठीक है, तो मींस के अगर हमारी सेल जो है वो 1 लाख है, 1 लाख है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 20%, क्योंकि हमने बेस किसको बनाया हुआ है, सेल को बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूं तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, सिंपल, कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमारी सेल्स है 1 लाख, मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है, 20% है। तो ये हमारे पास 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन देखो, अब मैं अगर परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं किस में जा रहा हूँ, सेल पे जा रहा हूँ। ये हमारी क्या है, सेल्स है। ठीक है, उस परसेंटेज को मैंने अप्लाई किस पे किया है, सेल्स पे, क्योंकि मार्जिन के अंदर जो बेस होती है वो क्या होती है, सेल्स। ठीक है, तो बेस पर ही आप क्या करोगे, परसेंटेज को अप्लाई करो, सिंपल। लेट सपोज अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है कि कॉस्ट ऑफ सेल आपको दी जा रही है 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप आपको दिया जा रहा है 25%। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्जिन में बेस क्या है, सेल है, तो हमने सेल पे परसेंटेज को अप्लाई किया था, और मार्कअप में हमारी बेस क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब परसेंटेज को आप किस पर अप्लाई करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल पे अप्लाई करोगे। बस ये डिफरेंस याद रखना है, मार्जिन पे जो आप परसेंटेज अप्लाई करोगे मार्जिन की, वो सेल पर करोगे। एक और बात का ख्याल कि मार्जिन की परसेंटेज को मार्जिन की सेल पे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्कअप की परसेंटेज को यूज कर रहे हो तो फिर मार्कअप के अंदर देखोगे कि बेस क्या होती है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल होती है, तो फिर आपने मार्कअप की परसेंटेज को हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं अगर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो परसेंटेज है वो मार्कअप है, मार्कअप के अंदर बेस क्या होती है, सीओजीएस होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है हमारे पास, 80,000 है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 25%। तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, 20,000। ठीक है बेटा, इस बात का ख्याल रखना है, हमेशा 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 बेस को देखना है। मार्कअप में परसेंटेज, मार्कअप में आपकी बेस है कॉस्ट ऑफ सेल, तो मार्कअप की परसेंटेज हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल से, कॉस्ट ऑफ सेल पर अप्लाई होगी। मार्कअप की परसेंटेज हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल पे अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि मार्कअप के अंदर जो हमारी बेस होती है वो क्या होती है, कॉस्ट होती है। ठीक है, और मार्जिन के अंदर मार्जिन की परसेंटेज हमेशा सेल्स के ऊपर अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि मार्जिन की जो परसेंटेज होती है उसके अंदर जो बेस होती है वो क्या होती है, सेल होती है। तो परसेंटेज को हमेशा बेस पर अप्लाई करते हो आप लोग। तो बेस आप लोगों ने देख लेना, मार्जिन है, मार्जिन में बेस सेल होती है तो सेल पे अप्लाई होगा, और मार्कअप में
जो आपकी बेस होती है वो कॉस्ट होती है, तो आप परसेंटेज को कॉस्ट पे अप्लाई करोगे। अब जैसे कि बेटा एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये अब देखो यहाँ पर जो है वो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दी जा रही है 80,000, ठीक है, और जीपी मार्जिन दिया जा रहा है 20%, ठीक है, और अब हमें जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि सर देखें, जो हमें परसेंटेज दी जा रही है वो मार्जिन की दी जा रही है, और आपने जैसा कि बताया आपने कि मार्जिन में, जीपी मार्जिन में जो हमारी बेस होती है वो क्या होती है, सेल्स होती है। तो जीपी मार्जिन की परसेंटेज को हमेशा हमेशा सेल्स पर अप्लाई किया जाएगा। अब सर यहाँ पर तो सिनेरियो चेंज हो गया। अब हमें मार्जिन की परसेंटेज तो दे रहे हैं 20%, लेकिन हमें सेल्स नहीं दे रहे, अब हमें क्या दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रहे हैं। तो अब क्या करें सर, अब हमारे पास तो सेल्स है नहीं। अब जब हमारे पास सेल्स ही नहीं है तो मार्जिन की परसेंटेज को क्यों अप्लाई करेंगे, किस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि सर रूल तो यही है कि मार्जिन में बेस क्या है, हमारी सेल्स है, तो मार्जिन की परसेंटेज को हमेशा सेल्स पर ही अप्लाई करेंगे। तो सर यहां पर अब हम जो है वो नहीं कर सकते फाइंड आउट, क्यों, क्योंकि मार्कअप जो है वो हमें गिवन नहीं है। हाँ, अगर मार्कअप गिवन होता तो वो कॉस्ट ऑफ सेल पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि मार्कअप की बेस जो होती है वो कॉस्ट होती है। तो अब क्या करें, तो अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको मार्जिन गिवन है, आपको सेल्स गिवन नहीं है, देखो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको गिवन है, अब आप क्या करो, इस मार्जिन की परसेंटेज को आप कन्वर्ट करो मार्कअप की परसेंटेज में, ठीक है, कन्वर्ट करो, फर्स्ट कन्वर्ट मार्जिन टू मार्कअप, ठीक है, मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट कर दो। अब जब मार्कअप आ जाएगा तो उस मार्कअप को आप फिर कॉस्ट पे अप्लाई कर दीजिएगा सर, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये कन्वर्ट किस तरीके से होगा, अब ये देख लो। अब मार्कअप की परसेंटेज को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं, ये जरा गौर से। मार्जिन की आपको परसेंटेज क्या दी जा रही है, मार्जिन की आपको परसेंटेज दी जा रही है 20%, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 होता है, ठीक है। अगर कहीं पर 30% लिखा है तो इट मीन्स क्या है, वो हमारे पास 30/100 है, ठीक है। अगर कहीं पर 40% लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो 40/100 है, ठीक है। तो अगर हमें मार्जिन की परसेंटेज दी जा रही है तो डेट मीन्स 20%, 20/100 है, ठीक है। एक बात ये हो गई। अच्छा, अब ये जो डिवाइडेड बाय 100 है, ये 100 क्या है सर, 100 क्या है, बेस है, और मार्जिन के अंदर बेस क्या होती है, सेल्स होती है। अब हमें मार्जिन को कन्वर्ट करना है मार्कअप में, ठीक है। कंसेप्ट सुनना कि कंसेप्ट क्या है, बेसिकली मैं डायरेक्ट भी आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं डायरेक्ट बता दूंगा बेटा ऐसे ऐसे कर ले, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भाई कंसेप्ट क्या है, क्या चीज जो है वो चेंज आ रही है। देखो, परसेंटेज का मीन्स क्या है, 20/100 है, ठीक है, 20/100 लिखा। ये परसेंटेज किसकी थी, मार्जिन की परसेंटेज, और मार्जिन की परसेंटेज में बेस क्या होती है, सेल्स होती है, तो इसका मतलब ये 100 क्या है, सेल्स है। अब हमने मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना है, तो मार्कअप में बेस क्या होती है, कॉस्ट होती है। मींस के इस बेस को, ये जो बेस है हमारी सेल की, इस बेस को
मुझे कन्वर्ट करना होगा कॉस्ट में, तभी वो मार्कअप की परसेंटेज आ जाएगी। क्योंकि मार्कअप में मुझे बेस में क्या चाहिए, मार्कअप में मुझे बेस में क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। मार्जिन में बेस में क्या होता है, सेल्स होता है। अब मुझे मार्जिन से मार्कअप में जाना है, तो इतना इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी बेस को चेंज करना होगा। मार्जिन से मार्कअप में जा रहा हूं, तो मार्जिन से मार्कअप में जाने के लिए मुझे सेल्स को कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि मार्जिन में बेस क्या है, सेल्स है, मार्कअप में बेस क्या है, कॉस्ट है। अगर मैं मार्जिन से मार्कअप में जा रहा हूं, तो मुझे सेल्स को अपनी कॉस्ट में लेकर आना होगा। तो बेटा अगर मेरी सेल्स 100 है, प्रॉफिट मेरा कितना है, प्रॉफिट मेरा 20 है, इट मींस कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 20। अगर 100 में से 20 माइनस कर देता हूं, देखो बेटा, अगर आप सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर देते हो, जीपी प्रॉफिट माइनस कर देते हो, ठीक है, तो बच्चों आपके पास आ जाता है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल, सिंपल। अब देखो मेरी सेल 100 है, जीपी मेरा कितना है, 20 है। अगर मैं माइनस कर दूं तो मैं किस में आ जाऊंगा, कॉस्ट में आ जाऊंगा। तो ये 100 में से 20 में क्या कर रहा हूं बच्चों, माइनस कर रहा हूं, इसलिए ताकि मैं सेल्स को कन्वर्ट कर सकूं किसमें, कॉस्ट में, यानी कि मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट सकूं। मार्जिन में सेल्स होती है और मार्कअप में कॉस्ट होती है। तो सेल्स से मैं कॉस्ट में आ रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा बेटा, सेल्स में कॉस्ट में आने के लिए जो भी प्रॉफिट है उसको मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, और फिर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से। तो इसका मतलब ये हमारे पास 25% आ जाए। और ये 25% अब क्या होगा, 25% होगा मार्कअप, ठीक है। मार्कअप की परसेंटेज आ गई, सिंपल, बहुत आसान था। अभी थोड़ा सा टाइम लगा, अब आसान लगेगा। हमेशा जब भी आपको मार्जिन गिवन हो, आपको मार्कअप निकालना हो, ठीक है, मार्जिन गिवन हो, अगर आपको मार्कअप निकालना हो, तो भाई आप क्या करो, जो भी आपकी मार्जिन की परसेंटेज है उसको आप 100 से डिवाइड, उसको आप 100 से माइनस करके लो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। कंसेप्ट क्या था, हम क्या करते हैं, मार्जिन से मार्कअप में लेके जाते हैं चीजों को, यानी कि सेल्स को हम कॉस्ट में लेके जा रहे हैं, ठीक है, और कॉस्ट निकालने के लिए सेल्स में से प्रॉफिट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो मैंने नीचे माइनस कर दिया और फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो बच्चों अब जो मेरे पास रिजल्ट आया वो आया मार्कअप का, डेट इज 25%, ठीक है। अब मार्कअप जो है वो हमारे पास 25% है, और मार्कअप किस पर अप्लाई होता है, मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे अप्लाई होता है, और कॉस्ट हमें गिवन, ठीक है, कॉस्ट हमें गिवन है। तो अब इजीली मैं मार्कअप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, कॉस्ट हमें गिवन है 80,000, ठीक है, और मार्कअप कितना है हमारा, 25%। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 20,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अब आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला, एग्जाम्पल आ रही है, एग्जाम्पल नंबर 6। सेल्स हमें दी जा रही है 1 लाख, ठीक है, जीपी मार्कअप हमें दिया जा रहा है 25%, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब अगेन मार्कअप की परसेंटेज को सेल्स पर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, सर 1 मिनट सोचने दे जरा। मार्कअप में बेस होती है कॉस्ट, आपने बताया था, अगर मार्कअप में बेस होती है कॉस्ट, तो मार्कअप की परसेंटेज हमेशा कॉस्ट पर ही अप्लाई होगी। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है, ठीक है। तो नहीं सर, हम नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि सर मार्कअप में बेस क्या होती है, मार्कअप में सर बेस होती है कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट पे अप्लाई करना है। जैसे अभी हमने पिछली वाली एग्जांपल में क्या किया है कि मार्कअप निकाल कर
मार्कअप निकाल कर फिर हमने कॉस्ट पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मार्कअप तो हमेशा कॉस्ट पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पर तो सर आपको सेल्स दी जा रही है, अब मैं क्या करूं? तो सर सेल्स पर क्या अप्लाई होता है? सर सेल्स पर तो मार्जिन अप्लाई होता है, क्योंकि मार्जिन के अंदर बेस क्या होती है? सेल। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे सर ये करना पड़ेगा कि मार्कअप को अगर मैं मार्जिन पे ले आता हूं तो मार्जिन के आ जाएगा, फिर मार्जिन को मैं आराम से सेल पर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बस ऐसे याद कर लो बेटा। मार्कअप की जो बेगम है वो कॉस्ट है, ठीक है, और मार्जिन की जो बेगम है वो सेल है। ठीक है, तो मार्जिन में मेरा बच्चा, मार्जिन की बेगम कौन सी है? सेल है। और मार्कअप की जो वाइफ है वो कौन है? कॉस्ट है। तो मार्कअप के साथ हमेशा उसकी वाइफ यानी कि कॉस्ट होगी, और मार्जिन के साथ उसकी वाइफ हमेशा क्या है? सेल है, तो सेल होगी। तो अब मार्कअप दिया हुआ है, तो मार्कअप की वाइफ क्या है? कॉस्ट है। तो कॉस्ट तो हमारे पास है नहीं, चलो सेल्स दी हुई है। सेल्स किसकी वाइफ थी? मार्जिन की वाइफ थी। ठीक है, तो मार्जिन, अब मार्जिन तो है नहीं, मार्जिन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? कन्वर्ट मार्कअप टू मार्जिन। सर अगर हम मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर देते हैं तो सेल्स की वाइफ, मार्जिन की वाइफ क्या है? सेल्स है, वो आ जाएगी हमारे पास, फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, कर लेते हैं। अभी हमें जो परसेंटेज दी हुई है वो 25% दी हुई है, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 100। ये परसेंटेज किसकी थी? मार्कअप की थी। मार्कअप में बेस क्या होती है? सर मार्कअप में बेस होती है कॉस्ट। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना है? हमें मार्जिन में लेके जाना है। मार्जिन में बेस क्या होती है? सेल्स। तो मतलब इस कॉस्ट को मुझे क्या बनाना होगा? सेल्स। तो कॉस्ट को अगर मुझे सेल्स बनाना है तो मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। प्रॉफिट, अगर मेरी कॉस्ट जो है 100 रुपीज है, प्रॉफिट जो है वो 25 है, तो मैं उस प्रोडक्ट को कितने का सेल कर रहा हूँ? 125 का सेल कर रहा हूँ। मतलब कि अगर मुझे कॉस्ट से, अगर मुझे कॉस्ट से क्या चाहिए होता है? मुझे कॉस्ट से अगर सेल्स चाहिए होती है, मुझे कॉस्ट से अगर सेल्स चाहिए होती है, तो कॉस्ट और प्रॉफिट को क्या कर लूँ? ऐड कर लूँ। जैसे अगर मुझे सेल्स से कॉस्ट चाहिए होती है तो मैं क्या करता हूँ? माइनस करता हूँ प्रॉफिट को। सेम, अगर मुझे कॉस्ट से सेल्स चाहिए तो मैं प्रॉफिट को क्या कर लूँ? ऐड कर लूँ। मतलब इसमें प्रॉफिट क्या कर लूं? ऐड कर लूं, और इसको मल्टीप्लाई क्या कर दूं? 100। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी, दैट इज 20%। ये आ गई मार्जिन। ठीक है, तो ये बेटा हमने क्या किया है? हमने ऐड किया है, तो हमारे पास क्या आ गई है? सेल्स आ गई है। बेस मार्जिन में क्या होती है? सेल्स होती है, तो इस वजह से हमने सेल्स निकाली। अच्छा जी, अब सेल्स हमें पता है। ठीक है, अब मैं जीपी निकाल रहा हूँ, आराम से निकल सकता है। सेल्स है तो सेल्स मार्जिन, मार्जिन कितना है? 20%। तो ये बेटा आ जाएगा कितना? 20,000। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। ये सारे सिनेरियोज में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि बेटा ये पास पेपर में इसी तरह से आ रहा होता है। पास पेपर में आपको कभी मार्कअप दे रहा होता है, कभी मार्जिन दे रहा होता है, तो इसमें आपको कन्वर्जन करना जरूरी है। कन्वर्जन अगर आपको आती होगी तो आप इजीली पास पेपर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी इसके अंदर, बहुत आसान सी चीज थी। बस मार्कअप और मार्जिन को कन्वर्ट करना आपको सीखना है। अगर मार्कअप और मार्जिन को आप कन्वर्ट कर लोगे इजीली तो फिर आप आराम से काम कर सकते हो। अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, कुछ चीजें हैं बेटा जो आपने देखी होंगी कि ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों हमारे पास कैसे आता है। सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल को हम माइनस कर देते तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कैसे आती है कि आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है उसमें आप ऐड करते हो नेट परचेज को, और एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो आप उसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग माइनस कर देते हो।
तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। ठीक है, ये बेसिकली आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हो। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरे बच्चा मैं पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है। नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए बनाकर ऐड अप कर दूंगा। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, जो चाहिए वो मिल जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा अकाउंटिंग से रिलेटेड। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, ये चीजें जो है वो मैं इस वजह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि बेटा पास पेपर्स में काफी दफा आई हुई है, तो हमें ये चीजें आनी चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रहे हैं 10,000 और कॉस्ट ऑफ सेल दे रहे हैं 20,000। आपको सेल्स जो है वो फाइंड आउट करना है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, या सीओजीएस भी लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखते हैं। अच्छा बेटा, अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया जा रहा है 20,000 इक्वल्स टू सेल्स हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है हमें। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो हमें दी जा रही है कितनी, 20,000। ठीक है, अब ये 20,000 माइनस है, उस तरफ आके प्लस हो जाएगा। अच्छा, जीपी जो है वो 10,000 दिया जा रहा था, सॉरी। हाँ, तो ये 10,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। मीन्स के सेल्स इक्वल्स टू 30,000। अच्छा, तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 है कॉस्ट ऑफ सेल दी जा रही है आपको और सेल्स भी दी जा रही है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया, ये जीपी। तो अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। आपके पास सेल्स है, सेल्स अवेलेबल है आपके पास 1,20,000। ठीक है, और माइनस कर देंगे सीओजीएस, दैट इज 80,000। ठीक है, तो आपके पास जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 40,000। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। लेट्स जैसे कि आगे आपको एग्जांपल नंबर 9 और 10 दिया हुआ है, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है और सेल्स भी फाइंड आउट करनी है आपको। कॉस्ट ऑफ सेल दी जा रही है और आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया जा रहा है। आई थिंक हमने ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि अब आप इजीली जो है वो इनको कर सकते हो, इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको सॉल्व करवाऊँ, ये अब आप लोग खुद भी कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बच्चों, इसका मतलब होता है कि ना, आप जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो उसके रिटर्न में आपको कितना प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, अब जो आप कैपिटल नॉर्मली आप एम्प्लॉय एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि आप जो कैपिटल आप अपने बिजनेस के अंदर इनकर्ड कर रहे हो, जो आप अपने बिजनेस के अंदर लगा रहे हो। ठीक है, उसका रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, तो उसका जो रेशियो है उसको आप कहते हो आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो आप बिजनेस के अंदर लगाते हो या जो आप अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉय करते हो, वो क्या होता है, एक तो सिचुएशन ये होती है कि जो आप अपना बिजनेस के अंदर पैसा या जो अपना बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लेकर आते हो। ठीक है, प्लस आप किसी से लोन लेकर के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो। ये दो आपके पास सिचुएशंस होती हैं जब आप बिजनेस के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हो। एक तो आपके पास ये है कि आपका अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट रखा हुआ आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और सेकंड ये कि आप कहीं से लोन लेकर के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉय कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब कैपिटल एम्प्लॉय बच्चों जो है वो दो तरह से निकलता है। ठीक है, नॉर्मली जो इस तरह से आपके सिलेबस में इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस वो इस तरीके से नहीं पूछ रहा होता, तो हम सेकंड वन जो है वो यूज करेंगे। देखो, इसमें क्या होगा कि देखो बेटा, जो आपका जितना आपने कैपिटल इशू किया,
जितने आपके रिजर्व्स हैं उसमें आप अपने, देखो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल हो गया, जो आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं या जो आपके पास रिजर्व रखा हुआ है, रिटेन अर्निंग में बैलेंस है, तो ये और फिर प्लस आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज जितनी भी है उन सबको आप प्लस कर लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला बेसिकली जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का है वो क्या है, वो आपके सामने ऊपर है कि आप न्यूमिनेटर पे क्या रखते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, और डिवाइड करवा देते हो कैपिटल एम्प्लॉयड से। वैसे पास पेपर के अंदर इंटरेस्ट वाली कोई कहानी आपसे नहीं पूछ रहा होता, तो नेट प्रॉफिट ऊपर न्यूमिनेटर पे रखोगे, डिवाइड करवा दोगे आप अपने कैपिटल एम्प्लॉयड से, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इस तरह से आता है कि जो आपने कैपिटल इशू किया है और जो आपके पास रिजर्व्स रखे हुए हैं, और उसमें आप अपनी जो नॉन करंट लायबिलिटीज है उनको एड अप कर देते हो, मतलब ये तीन चीजें मिलकर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आता है। ठीक है, इशू जो आपने शेयर्स किए हैं प्लस आपका जो रिजर्व है, इसके अलावा रिटेन अर्निंग और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है नॉर्मली। अगर वो एग्जामिनर बहुत आगे तक जाता है तो वो ये दो चीजें इंक्लूड कर सकता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो आपकी ऑनर इक्विटी होती है, देखो ये अगर हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर तो वो शेयर्स इशू करते हैं, उनके पास रिजर्व भी होता है। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के ऊपर बात करते हैं, तो जो ऑनर का कैपिटल है और जो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज है, जस्ट आप इनको प्लस कर लो। ठीक है, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि देखो ये दो चीजें जो है वो ऑनर कैपिटल में आ जाएंगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगी पब्लिक लिमिटेड में, ये दो चीजें। और जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है या सोल ट्रेडरशिप है या पार्टनरशिप भी है इवन, तो उसमें फिर आपके पास शेयर्स नहीं इशू होते हैं, उसमें आपके पास क्या आ जाता है, ऑनर कैपिटल आ जाता है। तो फिर आप ऑनर कैपिटल और जो आपकी या पार्टनर्स कैपिटल और जो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, ठीक है, वो आप लिख देंगे जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। ठीक है, अच्छा इसको एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है कि आप क्या करो, अपने टोटल एसेट्स जो आपके जितने भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से आप अपनी जस्ट करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, तब भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है, मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह से भी आ सकता है। ये मैंने तीन सिचुएशंस बता दी, लेकिन नॉर्मली ये हो रहा होता है कि जो आपका कैपिटल है और जो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज है इनको आप प्लस कर लेते हो तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ जो जनरली फॉर्मूला यूज हो रहा होता है, आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं पास पेपर्स में उनसे रिलेटेड, कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू आपका जो कैपिटल है, ऑनर कैपिटल, देन आप उसमें प्लस कर दोगे क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपकी इन्वेस्टमेंट है और जो आपकी नॉन करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज तो ऑब्वियस सी बात है आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, वो तो करंट लायबिलिटीज है, वो तो आपको पे ही करना है साल के अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन जो नॉन करंट लायबिलिटीज है उनको आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, वो आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हो। ठीक है, और उनको प्लस कर दो अपने कैपिटल के अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, फिर प्रॉफिट को डिवाइड करवा दो कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो आरओसी यानी कि आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस हम पास पेपर्स में से करेंगे, नीचे एक पास पेपर भी है उसको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद जो है प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन में नेट प्रॉफिट जो आपका हो उसमें डिवाइड करवा दोगे आप रेवेन्यू। रेवेन्यू नॉर्मली आपके बिजनेस के अंदर क्या होता है, सेल्स होती है या कोई भी आपका रेवेन्यू है, उससे डिवाइड करवा के उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। अच्छा अब जो है आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है नवंबर 20, पेपर 2 वेरिएंट 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर 2020 का। अभी कह रहे हैं कि ये जो सेल करते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। जुलाई 2020 की आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जुलाई 31 2020 से आपको सेल्स बता रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स बता रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता रहे हैं, ड्राइंग बता रहे हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी इन्होंने आपको बता दिया है कितना है, 62,000। अच्छा, अब रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020। अब आपको इस साल का प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करना है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट बेटा बहुत आसान है, आप लोग इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़कर आए हुए हो, तो आप लोगों को पता है कि आप क्या करते हो, सबसे पहले आप अपनी सेल्स लिखते हो, ठीक है। उस सेल्स में से आप माइनस कर देते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है।
फिर उसमें से आप माइनस कर देते हो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं शॉर्ट करके ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सेल्स आपकी है 2,40,000। इसका बेटा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे शो कर दूंगा। आप लोगों को वहां से मिल जाएगा लिंक, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इजीली। फिर आप इसको कॉपी कर लेना या वैसे ही अपने पास सेव कर लेना, ठीक है। और भी पास पेपर्स के हम सोल्यूशंस करेंगे, सबका पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया करूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आ, तो सेल्स देखिए माइनस करोगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स 169,000, ठीक है। ये सेल्स ही आपकी, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है और ये आपके एक्सपेंसेस है। तो 169,000 माइनस आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दिए 55,000। तो बच्चों ये आपके पास जो प्रॉफिट आ जाएगा ये आ जाएगा $16,000। इट मीन्स कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। 2019 के अंदर आप अपना जो अगर प्रॉफिट देखते हो वो है दैट वाज $11,550। अब जो आपका प्रॉफिट आया है वो $16,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल आपने ग्रो किया है। अब वो कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने ग्रो किया हो। अच्छा, फिर उसके बाद देखो अब कुछ रेशियोज जो है वो आपसे पूछ रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। अब एक है प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, एक है ग्रॉस मार्जिन और एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले तो मैं इनके फॉर्मूलाज लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। प्रॉफिट मार्जिन में बेटा क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है उसको आप डिवाइड करवा देंगे किससे, उसको आप डिवाइड करवा देंगे सेल से, अपनी रेवेन्यू से, और मल्टीप्लाई बाय कर दोगे 100 से। प्रॉफिट आपका 16,000 अभी भी आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो 16,000, रेवेन्यू आपका यहाँ पर सेल्स है 240,000, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका जो रेशियो आएगा प्रॉफिट मार्जिन का वो आ जाएगा 8.56%। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रॉफिट ने वैसे तो ग्रो किया था यहाँ पे देखें, लेकिन परसेंटेज वाइज आपका प्रॉफिट जो है वो सेम रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आपने सेल्स ज़्यादा की होंगी तो आपका प्रॉफिट आया होगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रही होंगी, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस मार्जिन में बच्चों क्या होता है, ग्रॉस मार्जिन में अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि ग्रॉस मार्जिन के अंदर जो हमारा न्यूमिनेटर होता है वो क्या होता है, सेल्स होती है, और ऊपर आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स में से अगर आप माइनस कर दोगे सीओ एस यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल, 240,000 आपकी सेल्स है, इसमें से 169 आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपकी सेल्स है और ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, माइनस करोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर उसी ग्रॉस प्रॉफिट को आप डिवाइड करवा दोगे अपने रेवेन्यू यानी सेल से, 2,40,000 ये आपकी क्या है, सेल्स है। तो यही काम मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ठीक है। 240,000 मेरी सेल थी, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की 169,000, और फिर आपने उसको डिवाइड करवा दिया सेल से, 2,40,000। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, वो कितना आ रहा है, 34.26। इट मीन्स कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी, उसका परसेंटेज भी सेम रहा है, तो पिछले साल था अब भी वही है। अच्छा, फिर उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है हमारा 16,000, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो अब मैं ये 16,000 लिखूंगा और डिवाइड करवा दो कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड से, जो कि आपको इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 62,000। तो ये 62,000 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, 100 के साथ। तो 32.08 अगेन हमारा परसेंटेज भी सेम रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो बच्चों ये जो था ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो डिस्कस किए।
अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊंगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज को, ठीक है। करंट रेशियो हो गया, आपके लिक्विड रेशियो हो गया, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया, फिर इनकी ये करने के बाद ना फिर हम पास पेपर्स को प्रॉपरली जो है वो सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारा जो टारगेट था, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हम पास पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन शुरू के 2 लेक्चर्स हमने कहा था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, तो प्रॉफिटेबिलिटी हमने कवर अप कर लिया है, इसके सारे कंसेप्ट ले लिए। अब हम आएंगे लिक्विडिटी रेशियो की तरफ, फिर वो करेंगे, फिर उसके बाद हम पास पेपर्स, देन एमसीक्यूज, फिर उसके बाद हमारी क्या होंगी, थ्योरी चलेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।